हेलो स्टूडेंट्स, मेरे नन्हे मुन्ने शैतानों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। ठंड के इस मौसम में अब पढ़ाई का बेहद जोरदार मौसम बनाइए ताकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही अच्छे नंबरों से पार हो सकें। तो ठीक है बच्चों, आज हमारी जो क्लास है वो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। मतलब आज हमारा टॉपिक है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और इसी रूप में मेरी गुरुदक्षिणा प्रदान करें और आगे चैप्टर को देखते हैं। तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका मतलब है कि जब वैद्युत धारा का प्रवाह शुरू होता है तो वैद्युत धारा के प्रवाह होने से चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। माने उसके किसी भी चालक में, क्योंकि धारा तो चालक में बहती है, अगर किसी भी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों तरफ वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में हम वैद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को लगा करके उसके भीतर तांबे के तारों के बहुत सारी लच्छे बनाते हैं, कॉइल बनाते हैं और उसको जब तेजी से गति कराते हैं तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो एक वैज्ञानिक है ओरस्टेड ने सोचा कि अगर हम विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर हम विद्युत धारा को जन्म दे सकते हैं तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का भी जन्म होना चाहिए। तो ओरस्टेड ने क्या किया, एक चालक लिया और इस चालक में वैद्युत धारा उन्होंने प्रवाहित की और वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उन्होंने इसके आसपास चुंबकीय सुई ले जाकर के यह परिणाम निकाला कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो इस तार की में बहने वाली धारा के लंबवत होता है और वो वृत्ताकार रूप में इसके चारों तरफ उत्पन्न होता है। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जो अपने आसपास एक ऐसा माहौल उत्पन्न करता है कि यदि उसके पास कोई लौह चुंबकीय पदार्थ लाया जाए, लोहे से बनी कोई वस्तु लाया जाए, तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ऐसे पदार्थ को चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे पदार्थ हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, हमारी पृथ्वी में पाए जाते हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। अगर कोई लोह चुंबकीय वस्तु उनके समीप लाई जाती है तो वो उस वस्तु को आकर्षित करते हैं। दूसरा है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक को हम इंसानों ने बनाया है। ऐसे कृत्रिम चुंबक वैद्युत चुंबक होते हैं। मतलब हम किसी नर्म लोहे पर तांबे के तारों को ढेर सारा लपेट करके अगर उसमें धारा प्रवाहित करें तो एक चुंबक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, खोखला तार भी बनाए तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन प्रबल चुंबक पाने के लिए उसके बीच में नर्म लोहा भर दिया जाता है जिससे वो और अधिक प्रबल चुंबक हो जाता है। यह घटना कैसे घटित होती है इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यही है कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ के आसपास का वह क्षेत्र, किसी पदार्थ के आसपास का वह क्षेत्र जहां कोई लौह चुंबकीय पदार्थ या कोई अन्य चुंबक बल का अनुभव करता है हम उसे उस चुंबक का वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे यहां कोई चुंबक रखा हुआ है तो इस चुंबक के समीप अगर कोई हम लौह चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो ये चुंबक इसे जहां से आकर्षित करना शुरू करेगा वहां तक का क्षेत्र इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अब कुछ ऐसी डिस्टेंस होगी उसके बाद इसका आकर्षण इसके प्रति नगण्य रह जाएगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र वहां समाप्त हो गया। मतलब किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य चुंबक या कोई लौह चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद बार बात आता है चुंबकीय सुई का। तो चुंबक में एक अभिलाक्षणिक गुण होता है कि अगर किसी चुंबक को
हम धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो इस लटके हुए चुंबक का एक सिरा नॉर्थ में रुकता है, दूसरा सिरा साउथ में रुकता है। माने एक सिरा उत्तर में रुकता है, दूसरा सिरा दक्षिण में रुकता है। इस तरीके से इसके दो सिरे होते हैं जिन्हें हम दो ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी। आज तक कोई ऐसा चुंबक नहीं बना जिसमें एक ध्रुव हो। अगर किसी चुंबक को हम तोड़ देते हैं तो तुरंत ही उस टूटे हुए चुंबक में दो ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। अगर ये यन था और ये यस था, आपने तोड़ दिया तो ये यस बन जाएगा, ये यन बन जाएगा। इस तरीके से चुंबक में तुरंत ही जो दो चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। अब यहां पर चुंबक के इसी गुण का उपयोग करके हम चुंबकीय सुई बनाते हैं। अब चुंबकीय सुई हम कैसे बनाते हैं? चुंबक को तराश करके एक पतले छिद्र पर घूमने वाली सुई तैयार करते हैं जो इस तरीके की होती है और बीच में एक बहुत ही पतली सुई पर ये घूम सकती है। घूमने पर इसका एक सिरा नॉर्थ होता है, एक सिरा साउथ होता है। अगर ये चुंबकीय सुई स्वतंत्र अवस्था में रखी जाए तो इसका एक सिरा उत्तर की ओर रुकेगा, दूसरा दक्षिण की ओर रुकेगा। लेकिन अगर किसी चुंबक के आसपास हम चुंबकीय सुई को ले आए, जैसे ये चुंबकीय सुई है, अगर हम बोर्ड पर देखें तो ऊपर की ओर उत्तर माना जाता है और नीचे की ओर दक्षिण माना जाता है। तो ये यानी इस तरीके से ये रुक गई है। लेकिन जब इसे आप चुंबक के पास लाएंगे, इसके क्षेत्र के अनुदिश लाएंगे, तो इस चुंबकीय सुई का आप पाएंगे कि यन सिरा इधर को घूम चुका है और यस सिरा इधर को घूम चुका है, मानी चुंबकीय सुई मूव कर गई। तो जब चुंबकीय सुई घूमती है तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि यहाँ आसपास कोई चुंबक मौजूद है जिसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई घूम रही है। ठीक है। चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नॉर्थ साउथ को आकर्षित करता है, साउथ नॉर्थ को आकर्षित करता है, उत्तर दक्षिण वाले को, दक्षिण उत्तर वाले को। नॉर्थ नॉर्थ से दूर भागता है, नॉर्थ नॉर्थ से दूर भागता है और साउथ साउथ से दूर भागता है। मतलब समान ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है। अब चुंबक की ताकत को बताने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना की गई, मतलब कल्पना की गई कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन कैसे करें, चुंबकीय क्षेत्र को बताएं कैसे। तो इसके लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया गया। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से लगने वाले बल की दिशा और ताकत को बताती हैं। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा वह निष्कोण वक्र है जो किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय सुई रखने पर हमें प्राप्त होती है। अगर कोई चुंबक ले लें हम और इस चुंबक के आसपास हम चुंबकीय सुई को रखते जाएं, तो चुंबकीय सुई के रखने पर उसके सिरों पर बिंदु लगाते जाएं, तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। अब ये जो चुंबकीय बल रेखा हमें प्राप्त होगी, ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, मतलब ये कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होगी। ठीक है। फिर दूसरी सुई इसके बगल रख करके फिर से हम लें तो इस तरीके से हमें दूसरी बल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अगर इसे हम इस तरीके से मिलाते जाएं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे नॉर्थ से कोई ताकत निकलती है और निकलकर जाकर के साउथ में समाती जा रही है। इस तरीके से हमें चुंबकीय बल रेखाएं मिलती हैं। वो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की ओर जाती हैं। इन चुंबकीय बल रेखाओं का मतलब क्या है कि अगर इसके जैसा कोई छोटा सा चुंबक का टुकड़ा अगर हम रखते हैं तो वो छोटा सा चुंबक का टुकड़ा क्या होगा, इन्हीं रेखाओं के अनुदिश गति करेगा, इन्हीं रेखाओं के अनुदिश गति करेगा। अब मान लो एक छोटा सा टुकड़ा हम रखते हैं और वो टुकड़ा इतना छोटा है कि ये उस पर बल लगा सकता है, तो ये चुंबकीय सुई की तरह ये चुंबक जब इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, मान लो इसका इधर नॉर्थ है इधर साउथ, तो ये चुंबक ऐसे चलते हुए इस सिरे से आकर के चिपक जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य ये है, ये बल रेखा बताती है कि अगर इसकी रेखा पर ऐसा कोई छोटा सा चुंबक रखा जाए जिसका नॉर्थ इधर होगा साउथ इधर होगा, तो इस पे ऐसे बल लगाएगा कि वो इस तरीके से चलता हुआ यहां पहुंच जाएगा। अगर यहां रखा जाए तो वो इस तरीके से चलता हुआ यहां पहुंच जाएगा, बशर्ते इसके बल की ताकत इतनी हो कि इसे ढकेल सकता हो। तो इस तरीके से
अविरत रेखाओं का प्रदर्शन किया जाता है जो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। आगे जाकर के ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से परस्पर दूर दूर हो जाती हैं। जब चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं तो इनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, लेकिन जैसे दूर जाती हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर हो जाती हैं और दूर जाने पर इनकी तीव्रताएं कम हो जाती हैं। अब आती है चुंबकीय बल रेखाओं की खासियत। तो चुंबकीय बल रेखाओं की खासियत क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाओं की खासियत पहली होती है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है? अगर काटेगी तो वहां पर किसी भी वस्तु को धकेलने की दो दिशा हो जाएगी, मतलब एक बल रेखा ऐसे जा रही, दूसरी ऐसे काट रही, तो यहां पे रखी हुई वस्तु इधर जाएगी या इधर जाएगी, ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा, उत्तरी सिरे से दक्षिणी सिरे की ओर चलती है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्तरी सिरे से निकलकर दक्षिणी सिरे में जाके समाती हैं और फिर चुंबक के अंदर से चलती हुई उत्तरी सिरे की ओर आती हैं। ठीक है। तीसरा, ये समान दूरी पर होती है। ठीक है। अगर समान क्षेत्र है, अगर क्षेत्र समान है तो चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण वक्र हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं और यह चुंबक के क्षेत्र में रखे हुए किसी वस्तु पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। किसी भी पॉइंट पे रखते हैं हम, यहां पर एक छोटा सा चुंबक रखते हैं, इसका ये नॉर्थ है, इसका साउथ है, तो हमें पता है कि ये इस डायरेक्शन में गति करेगा, इस पे इस डायरेक्शन में बल लगेगा। अगर इसे हम साउथ रख दें और इसे नॉर्थ कर दें तो हमें पता है फिर इस डायरेक्शन में बल लगेगा और ये इधर को चलेगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के क्षेत्र में रखी हुई किसी वस्तु पर लगने वाली बल की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी वस्तु को रख दें तो उस वस्तु पर बल किस दिशा में लगेगा और वस्तु किस दिशा में गतिशील होगी और किस मार्ग पर चलती हुई चुंबक के दूसरे सिरे के या पहले सिरे के समीप पहुंचेगी, इसकी डायरेक्शन को, इसकी दिशा को बताता है। ठीक है। तो अतः चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ की दिशा का या उस पर लगने वाले बल का वर्णन करती हैं, बल की दिशा को बताती हैं। ठीक है। अब बल रेखाओं के गुण है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, उत्तरी सिरे से निकलती हैं, दक्षिणी सिरे की ओर चलती हुई प्रतीत होती हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे चुंबक के भीतर से दक्षिणी सिरे से उत्तरी सिरे की ओर चुंबक के भीतर चलती हैं। ठीक है। समान वैद्युत क्षेत्र में ये समान दूरी पर होती हैं, समान चुंबकीय क्षेत्र में ये समान दूरी पर होती हैं। अब जैसे ये चुंबक दिखाया गया है तो ध्रुवों के समीप इनकी तीव्रता अधिक होगी क्योंकि यहां पर बल रेखाओं की संख्या दूर की अपेक्षा ज्यादा है। अब यहां पर अगर हम इकाई क्षेत्रफल लेते हैं, यहां पर अगर हम इकाई क्षेत्रफल लें और यहां पर अगर हम इकाई क्षेत्रफल लें तो इस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ध्रुवों पर क्षेत्र प्रबल होता है। क्यों प्रबल होता है? क्योंकि क्षेत्र ध्रुवों पर अधिकाधिक बल रेखाएं होती हैं, ध्रुवों पर अधिकाधिक बल रेखाएं होती हैं, इसकी वजह से ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधे चालक से अगर धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? सीधे चालक से या सीधे चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
अब यहां पे ओर्स्टेड ने एक प्रयोग किया। ओर्स्टेड ने ये देखा कि उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड पर उन्होंने ड्रिल करके एक चालक तार को यहां से गुजारा और चालक तार को उन्होंने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगी, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर को चलने लगे और वैद्युत धारा इधर से इधर को चलने लगी। इस तरीके से ओर्स्टेड ने क्या किया, इसमें धारा प्रवाहित करते हुए, ध्यान से देखिएगा, ओर्स्टेड ने इसमें धारा प्रवाहित की और धारा प्रवाहित करने के बाद यहां चुंबक के लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को यहां बुरादे के रूप में उन्होंने गिरा दिया। तो उन्होंने ये पाया कि यहां पर जो बुरादे थे वो इस तरीके से गोल गोल घेरे में, धारा प्रवाहित करने पर गोल गोल घेरे में वो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर इस तरीके का उन्होंने घेरा बना लिया इसके चारों तरफ। ठीक है, अब इस तरीके का जब उन्होंने घेरा बना लिया तो उन्होंने कहा कि इस चालक के चारों तरफ वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मतलब ये चालक है, इस चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम, तो धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो एक बल रेखा बिल्कुल पास से है, दूसरी उससे थोड़ी बड़ी, तीसरी उससे थोड़ी बड़ी, चौथी उससे थोड़ी बड़ी, वृत्ताकार रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, चारों तरफ इसके सर्कल ही सर्कल बने, लेकिन सबका सेंटर ये चालक तार ही है, सबका केंद्र ये चालक तार ही है। तो उन्होंने कहा कि सीधे चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो वृत्ताकार होता है और संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। मतलब चालक तार के चारों तरफ एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से सर्कल तैयार होते हैं और ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अगर ये हमारा चालक तार है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो इस तरीके से उत्पन्न हो रही हैं। तो इनका डायरेक्शन कैसे निकालें, किधर से किधर को है। अगर यहां पर कोई पदार्थ हम रख देते हैं लौह चुंबकीय, तो किधर को घूमना चाहेगा या किधर को चलना चाहेगा, ये डायरेक्शन कैसे निकालें। तो अगर ये धारा आई बह रही है, ठीक है, तो ओर्स्टेड ने कहा कि अगर किसी सीधे धारावाही चालक को लिया जाए और उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो वृत्ताकार रूप में होता है, वृत्त की तरह उसके चारों तरफ उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जानने के लिए यहां पर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, दाएं हाथ का पेच का नियम। पेच का नियम क्या कहता है, पेच का नियम कहता है कि यदि हम विद्युत धारा जिस दिशा में जा रही हो, इस चालक में विद्युत धारा इस दिशा में हो सकती है या इस दिशा में हो सकती है, जिस दिशा में विद्युत धारा जा रही है उसी दिशा में पेच टाइट करो। पेच कैसे टाइट करोगे, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाओगे। ठीक है, अंगूठा पेच का नियम, दाएं हाथ का पेच का नियम। तो दाएं हाथ से पेच पकड़ के कैसे घुमाओगे, ऐसे। मानिए आपका जो स्क्रू है वो उस डायरेक्शन में टाइट होते हुए जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है। तो इसमें इस डायरेक्शन में धारा बह रही है तो आप पेच को कैसे घुमाओगे, ऐसे। तो इसी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब अगर यहां पर हम इसे पकड़कर इस तरीके से घुमाएं, क्योंकि धारा ऊपर जा रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उनकी चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन ये है। जैसे अस्थायी चुंबक में कैसे था, नॉर्थ से निकलती थी साउथ की ओर जाती थी, इस तरीके से। तो यहां पर कैसे है, इस तरीके से सर्कल की तरह उत्पन्न हो रही है और इनकी डायरेक्शन पेच टाइट करने की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। अगला नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यह बताता है कि अगर किसी चालक को हम यूं पकड़ें कि हमारा अंगूठा धारा की दिशा में हो, इस तरीके से पकड़ो, धारा इधर से ये ब्लैक से रेड की ओर जा रही है, या फिर धारा यहां से ब्लैक से रेड की ओर जा रही है, इस ओर जा रही है। ठीक है, तो आप अंगूठे को ऐसे लगाओ और उंगलियों से इसे पकड़ने की कोशिश करो। उंगलियों से इसे अंगूठा ऐसे करके पकड़ने की कोशिश करो, तो अंगुलियों की लपेट जिधर होगी ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। तो देखो, अगर अंगूठा हम धारा की दिशा में करें और इसको पकड़ें तो ये इस डायरेक्शन में मिल रही, माने दोनों नियम सेम बताते हैं। अंगूठा हमारा धारा की दिशा में हो तथा शेष उंगलियां आप चालक पर लपेटें,
तो उंगलियों के लपेट की दिशा चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करेंगी और उनकी दिशा को व्यक्त करेंगी। परिभाषा, अगर हम किसी चालक में बहने वाली धारा के अनुदिश अपने अंगूठे को रखें और शेष उंगलियां उस चालक पर लपेटें तो चालक के लपेटने की दिशा, उंगलियों के लपेटने की दिशा चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, ये तो हो गया इसकी दिशा जानने के लिए। अब चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालना चाहें तो यहां पर लिखेंगे, यदि हम सीधे लंबे तार में, चालक तार में धारा प्रवाहित करें तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसे बी से लिखते हैं, बी प्रोपोर्शनल चुंबकीय क्षेत्र प्रयोगों द्वारा ज्ञात करने पर, और आगे लिख देंगे प्रयोगों द्वारा ज्ञात करने पर, पहला चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा की समानुपाती होता है। मतलब जितनी धारा आप ज्यादा प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, समानुपाती होता है, यानी बी प्रोपोर्शनल आई लिखोगे। तथा सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो V बराबर हो जाएगा V प्रोपोर्शनल 1/r, या आप इसे हम लिख सकते हैं मिलाकर लिखने पर, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, 1/2 से B प्रोपोर्शनल I/r, या V बराबर K I/r। अब K का मान कितना है तो यहां पे लिखेंगे प्रयोगों से ज्ञात K बराबर μ0/2π। ठीक है, तो यहां पे B बराबर हो गया μ0/2π I/r वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यहां पे ये मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये के का मान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सीधे लंबे धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि अगर किसी धारावाही चालक को ले और वो परिमित लंबाई का हो तो उसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। ये तो लंबा धारावाही चालक था, बिल्कुल सीधा था, अगर सीधा ना हो तब क्या होगा। धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र
अब मान लो हमारे पास कोई ऐसा धारावाही चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस चालक के निकट हम कोई एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब मान लो इसके लिए हम मानते हैं कि चालक की एक छोटी सी लंबाई यहां पर हम लेंगे डेल्टा एल, बहुत ही छोटी सी लंबाई, और इस लंबाई के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। मान लो ये r दूरी पर है, वो तो सीधा धारावाही चालक था, ये तो तिरछा है, और मान लो यहां पे कोण हो थीटा। ठीक है, तो धारावाही चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर लघु लंबाई लघुखंड डेल्टा एल के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र लघुखंड लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना बड़ा तार का टुकड़ा लोगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जितना छोटा टुकड़ा लोगे उतना कम होगा। तो यहां पर बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। सेकेंड, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है धारा आई के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यह आप पहले भी जान चुके हैं, जितनी ज्यादा धारा होगी, क्योंकि उत्पन्न इसी के कारण हो रहे, तो बी समानुपाती आई। तीसरा, थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र चालक से बिंदु की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या पहले भी पढ़ चुके, जितना ज्यादा दूर होगा उतना कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां हो जाएगा बी प्रोपोर्शनल 1/r। और लास्ट और चौथा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र व बिंदु को मिलाने वाली रेखा व चालक के मध्य बनी कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो यहां पे चालक और ये जो बिंदु P है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा और चालक के बीच जो कोण बना हुआ है, इस कोण के साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो मिला के लिखेंगे तो B बराबर डेल्टा एल आई साइन थीटा अपान आर, ये यहां प्रोपोर्शनल रहेगा। या B बराबर के आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर, ये आपका फॉर्मूला हो गया, जहां K बराबर होता है μ0/4π। ठीक है, अब यहां पर ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे बायो-सेवर्ट लॉ भी कहते हैं। तो बायो-सेवर्ट ने हमें बताया कि अगर कोई धारावाही चालक है तो इस धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसे बायो-सेवर्ट लॉ भी कहते हैं, बायो-सेवर्ट नियम। तो जब कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है तो
चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होगा तो बल भी लगेगा। तो अगर कोई जो पदार्थ यहां रखा जाएगा तो वो बल का अनुभव करेगा। अच्छा, जो चालक का बल होता है या चुंबकीय क्षेत्र का जो बल होता है वो किस कारण होता है, आइए इस कारण को समझ लें तो आपको काफी कुछ चीजें और भी समझ नहीं आएंगी। तो एक चीज जान लो, चुंबक किसी चीज को अपनी ओर खींचता है तो वो चुंबक को ही खींचता है, चुंबक के सिवा किसी दूसरी चीज को नहीं खींचता। अगर आप सोचते हैं कि एक चुंबक एक लोहे को खींचता है तो ये बिल्कुल गलत है। जब किसी चुंबक को कहीं रखा जाता है तो चुंबक को रखने पर इसके आसपास क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस क्षेत्र में अगर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है तो वो भी चुंबकित हो जाता है और चुंबक में बदल जाता है, और उसका सामने वाला सिरा नॉर्थ और इधर वाला साउथ बन जाता है। अपोजिट साइड में रखेंगे, इस साइड में रखेंगे तो अपोजिट क्षेत्र में वो चुंबकित होगा और इसका इधर यस बनेगा, इधर यन बनेगा, और जब ये चुंबक बन जाता है तो ये विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर ये कोई दूसरा चुंबक यहां लाया जाए तो खींचेगा, लौह चुंबकीय पदार्थों को लौह चुंबक बनाकर खींचेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई यहां हम धारावाही चालक रख दें, चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है और इसमें धारा बहेगी, तो जब इसमें धारा बहेगी तो इसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो नॉर्थ वाला सिरा होगा या साउथ वाला सिरा होगा। तो ये क्या करेगा, चालक को अपनी ओर आकर्षित करेगा या चालक को अपने से दूर भगाएगा। तो ये क्या करेगा, चुंबक या चालक पर एक बल आरोपित करेगा। ठीक है, अब भाई चुंबक के समीप लोहा ले आओ तो वो चुंबक बनाकर खींच लेता है, अगर चुंबक ले आओ तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पहले से रहता है तो वो खींच लेता है। अब अगर वही कंडीशन हम कोई धारावाही चालक रखते हैं तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है, तो जब दो चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होते हैं और वो विपरीत होते हैं तो आकर्षित होते हैं, और अगर समान होते हैं तो प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब कुल मिलाकर चालक पर बल लगना ही लगना है। अगर कोई चालक रखा जाए और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस अस्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ेगा, जिसके कारण या तो वो उसे आकर्षित करेगा या वो उसे प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अभी आपको बता रहे हैं। अब ये तो हो गया सीधे चालक के कारण क्षेत्र। अगर कोई चीज हमारी कुंडली के रूप में है, जैसे हम प्रणालिका कहते हैं, प्रणालिका में कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो जैसे रील होती है कपड़े की, अगर ऐसी ही किसी विद्युत रोधी पदार्थ की एक हम रील जैसी खोखली नली बनाएं और इस खोखली नली पर ढेर सारे तांबे के तारों को लपेट दें, और लपेटने के बाद इसके दोनों सिरे ले लें और इसको करंट से जोड़ करके इसमें धारा प्रवाहित करें, और धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित करने पर इसमें धारा बहेगी और इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब धारा का प्रवाह किस डायरेक्शन में होगा, अब धारा इधर से गई और इधर आ रही है तो धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में है। तो इसका ये वाला सिरा क्या बनेगा, अब ये वाला सिरा बनने के लिए हम यहां पर देखेंगे कि धारा की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अगर धारा की डायरेक्शन ऐसी है तो सिरा नॉर्थ होगा, यहां तो अपोजिट है, और अगर धारा की डायरेक्शन ऐसी है, इस तरीके से घूम रही है, माने अगर धारा इस तरीके से रोटेट हो रही है जैसे इसमें रोटेट हो रही है, तो ये सिरा क्या बनेगा, साउथ, और ये सिरा क्या बनेगा, नॉर्थ। अब इसे अगर किसी चुंबक के पास ले जाएं, अब इसे किसी चुंबक के पास ले जाएं तो चुंबक के पास ले जाने पर क्या होगा, यहां एक चुंबक हम रखेंगे तो इसका अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ये इसे आकर्षित करेगा, इस पर बल आरोपित करेगा। ठीक है, तो धारावाही प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इस कारण उत्पन्न होता है। अब इस धारावाही प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इन चालक तारों पर लंबवत उत्पन्न होगा, तो सभी चालक तारों के चुंबकीय क्षेत्र को मिलाकर इस प्रणालिका में इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसके चारों ओर, जैसे अस्थायी चुंबक में उत्पन्न होता है। अब ये अस्थायी चुंबक है, इसके कारण भी क्षेत्र उत्पन्न होगा, और दोनों के क्षेत्र परस्पर विपरीत हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है,
तो प्रणालिका किसे कहते हैं, कभी कभी ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो विद्युत रोधी गत्ते के ऊपर यदि हम तांबे के बहुत सारे फेरे लपेटें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इस युक्त को प्रणालिका कहते हैं, और इस युक्ति से बने चुंबक को प्रणालिका द्वारा निर्मित चुंबक कहा जाता है। अब इस प्रणालिका के अगर खोखले भाग में हम एक नर्म लोहे की क्रोड भर दें, इसके भीतर नर्म लोहे की क्रोड डाल दें, तो ये एक प्रबल चुंबक में बदल जाता है, माने बहुत ही शक्तिशाली चुंबक में। रीजन क्या होता है कि इसमें उपस्थित धारा के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से यह लोहा बहुत ही प्रभावशाली चुंबक में बदल जाता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं धारावाही चालक पर बल क्या होता है। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो कोई चुंबक रखा हुआ है, दो चुंबक रखे हमने, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से समानांतर चल रही हैं। ठीक है, और इसमें हमने एक चालक रख दिया जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है क्षेत्र के लंबवत, ये हमारा चालक है और इसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहां पर इस पर जो बल लगेगा, अगर ये क्षेत्र बोर्ड के अनुदिश है और ये चालक ऐसे रखा हुआ है, तो इस पे जो बल लगेगा या तो हमारी ओर लगेगा या अंदर की ओर लगेगा। ऐसा इसलिए, ये चुंबकीय क्षेत्र भी है, ऐसा इसलिए है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लंबवत यदि कोई चालक रखा जाता है तो लगने वाले बल की दिशा दोनों के लंबवत होती है, इस क्षेत्र के भी लंबवत और इसमें बहने वाली धारा की दिशा के भी लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, तो यहां पर हम लिखेंगे कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धारावाही चालक यल क्षेत्र की लंबवत रखा है और उसमें आई धारा प्रवाहित करने पर चालक पर लगने वाला बल फर्स्ट या चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कितना बल लगेगा, जितनी अधिक धारा होगी। सेकेंड, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। भैया दोनों का चुंबकीय क्षेत्र इसका बढ़े और इसमें धारा बढ़ाओगे तो इसका भी बढ़ेगा। अगर दोनों में से किसी एक का बढ़े तो भी बल बढ़ जाएगा, दोनों का बढ़े तो भी बल बढ़ जाएगा। तो यह प्रोपोर्शनल बी। तीसरा, यह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यहां अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होता है, या प्रोपोर्शनल यल। और चौथा है, अब मान लो ये लंबवत ना रख करके इसको ऐसे तिरछा रख दिया जाए, यहां से थीटा कोण बना रहा हो चालक उस दशा में, तो यह क्षेत्र व चालक के मध्य बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है।
ठीक है, अब चित्र को हटा ले थोड़ा, तो इसकी जरूरत रह नहीं गई। यह अब समानुपाती साइन थीटा मिला के लिखेंगे तो यह प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा, या यह बराबर के आइडियल साइन थीटा, के बराबर 1 तो यह बराबर आइडियल साइन थीटा। अब अगर बिल्कुल लंबवत रखा है थीटा बराबर 90 तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, यह बराबर आइडियल साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होगा तो यह बराबर आइडियल। वैसे आपके कोर्स में थीटा पर बहुत ही कम सवाल है, सिर्फ आइडियल पर ही सवाल आती है, और सवाल के लिए हम अगला वीडियो देंगे बेटा, सवाल एक वीडियो में नहीं कर सकते, सवाल के लिए आपको अगला वीडियो देंगे। तो अब आता है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। ये धारावाही चालक पर भी लगता है और किसी आवेश पर भी लगता है। तो अब बल की दिशा क्या होगी, किधर को लगेगा। अब मान लो इधर को क्षेत्र है, इधर को चालक रखा गया है, चालक की लंबाई L है, ठीक है, तो बल किधर को लगेगा, फोर्स किधर को लग रहा है, यह बताने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली का नियम, यह नियम क्या बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली का नियम, कि हम अपने बाएं हाथ को इस तरीके से फैलाएं, ठीक है, बाएं हाथ को हम इस तरीके से फैलाएं कि हाथ की तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत रहे, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा परस्पर लंबवत रहे। तर्जनी यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है, ये आपकी तर्जनी है, ये आपका मध्यमा है, ये आपका अंगूठा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा और ये बल इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर यहां पर हम इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करें, और जैसे कि हमारा क्षेत्र था, ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारा B, और ये चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो अब ये हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किया और मध्यमा को हमने धारा की दिशा में किया, तो अंगूठा किधर को दिखा रहा है, अंदर की ओर को। अगर धारा की दिशा को हम ऐसे कर दें तो अंगूठा किधर को दिखा रहा है, बाहर की दिशा में, ठीक है, आप देख रहे हैं। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र B है और धारा की दिशा को हम पलट दें, नीचे की ओर कर दें ऐसे, तो अंगूठा इधर को दिखा रहा है कि चुंबकीय बल लगेगा, और अगर इसे हम ऊपर की ओर कर दें धारा I, तो ये इस तरीके से हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, बोर्ड की ओर लगेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से गतिमान आवेश पर भी बल होता है। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिशील है, कोई आवेश गति कर रहा है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं, और बिल्कुल इसके लंबवत हो, तो वो भी बल का अनुभव करेगा, और सेम बल होगा यहां पर, जैसा बल अभी आपने देखा था सेम होगा। चालक में भी क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन ही तो दौड़ता है, आवेश ही तो दौड़ता है। तो गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में, इतना पहले लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में Q आवेश V वेग से क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिशील है, तब आवेश पर लगने वाला
चुंबकीय बल F बराबर क्यू वी साइन थीटा। यहां पर क्यू आवेश की मात्रा है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, और v इस जो यहां पे आवेश है, जो चार्ज है हमारा क्यू, इसका स्पीड है, इसकी गति है, और थीटा ये कितने कोण से जा रहा है क्षेत्र के साथ। यहां पे तो मान लो ये 90 पे चल रहा है, ऐसे भी जा सकता है, तो ये थीटा कोण पे जा सकता है। यदि थीटा बराबर 90 तब F बराबर क्यू वी साइन 90 होता है, और उस दशा में F बराबर क्यू वी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, और इसे कहते हैं लॉरेंज बल। ये लॉरेंज बल कहलाता है, गतिमान आवेश पर बल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसके न्यूमेरिकल देंगे आपको। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।